This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोगों ने शुरू किया था उससे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वगैरह हम पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट्स से हमने आगाज किया था, ठीक है कि नहीं। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जनाब ये फर्ज करें आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, इस तरह से। तो आप इसके क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट को किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं, आप इसे एवेल्युएट कर सकते हैं। एक नंबर है ये डिटर्मिनेंट जिसमें बेशक 9 नंबर्स हैं, लेकिन आफ्टर ऑल फाइनली ये एक नंबर बन जाएगा। आप जानते हैं कि आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं। इसे कहते हैं एक्सपैंडिंग बाय द फर्स्ट रो, इसे कहते हैं एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो। और ये एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो, इसमें जो ये चीज है ये कहलाती है को फैक्टर ऑफ 2, और ये चीज ये कहलाएगी विद नेगेटिव साइन, ये कहलाएगी जो ये मैंने अभी की है ब्लैक, ये को फैक्टर ऑफ 3। और जो चीज अभी अपना जिसका कलर ब्लू हो जाएगा ये चीज कहलाएगी को फैक्टर ऑफ 4, ठीक है कि ये चीज जो को फैक्टर ऑफ 4 कहलाएगी। और ये को फैक्टर्स भी नंबर ही हैं। अब देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये यूं हो जाता है। तो ये चीज देखें, ये फिर फाइनली 0 हो रहा है डिटर्मिनेंट, ठीक है। आप इसे कहते हैं एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो। आप डिटर्मिनेंट को जो है वो क्या कहते हैं उससे कर सकते थे, क्या कहते हैं, फर्स्ट रो के बाद आप इसको सेकंड रो से भी एक्सपैंड कर सकते हैं। आप चाहते तो ये कर देते, 5 के साथ आपको तो आप नेगेटिव लगाएंगे, फिर ये चीज देखें, फिर 7, ये जो मुझे बताएं इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। हेलो जी, ये अच्छा, आपको ये बात क्लियर होगी कि आप एक उसको क्या कहते हैं आप उसको आप सेकंड रो से भी एक्सपैंड कर सकते हैं और आप उसको थर्ड रो से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। आप फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, और उसके बाद सेकंड कॉलम से भी। अच्छा जी, अब आगे देखें। इसके बाद इस तरह से आप इसकी जो है ना, मतलब 3 × 3 को 6 डिफरेंट तरीकों से एक्सपैंड कर सकते हैं। मुझे बताएं इसमें कोई बात पूछने वाली तो नहीं है। हेलो हेलो, नो सर, इसमें कोई बात पूछने वाली। अब आगे चलते हैं, हमारी जो अगली बात है वो ये है कि अच्छा जी, अब अगली बात जो मैंने आपसे करनी थी वो ये है कि जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो हमने बताया था, इसके 0 होने की क्या क्या चीजें हैं वो आप बाद नोट्स में दी हुई हैं, आस्ता आस्ता उनको डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अब ये चीज देखें कि डिटर्मिनेंट में अगर फर्ज करो कि ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सी कोई मैट्रिक्स है कि जो ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो सी बराबर है ए बी के, सी बराबर है ए बी के। और सी जो है इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये आपके सामने आया है कि नहीं आया?
जो गालिबन एकदम स्क्रीन जो है वो जी बिल्कुल, ये बीच में बेटा वो हो गया था, स्टक हो गई थी स्क्रीन, तो मुझे फिर लीव करके वापस आना पड़ा। अब इसमें देखिए सी जो है एक मैट्रिक्स है, जो दो मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट है। इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो है वो बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये बेटा एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, कि अगर सी जो है वो ए और बी का प्रोडक्ट है तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो है वो बराबर होगा किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और अगर बेटा ये एक मैट्रिक्स है ए और ये मल्टीप्लाई होता है उससे दूसरे मैट्रिक्स से, देखिए ये मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स ए इनवर्स से, तो ये बन रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये फिर इस पे मेरे ख्याल है आपको लिखा हुआ ना, हाँ जी ठीक। अब आप देखें इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ये जनाब आपके पास एक रूल है जो आपके काम आएगा। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में चीजें आ गई, ठीक है कि नहीं। और ये यहाँ नोट्स में लिखी हुई, जो नोट्स आज आपको सेंड किए गए हैं उसका 11th पॉइंट यही है, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज भी एक भेजी गई है और ये प्रूफ करके भेजी गई। ये नोट्स में देखें और लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें है कि अगर सी ए बी के बराबर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर है। और उसके लिए हमने ए को मैट्रिक्स ए सपोज किया, मैट्रिक्स बी सपोज किया, दोनों के डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट किए, और फिर सी एक प्लॉट लिया जो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और फिर सी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, फिर सी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, ठीक है कि नहीं है। सी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, ये स्क्रीन आपके सामने अभी आती है, स्लो हुई हुई है काफी। डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो है वो आप देखें वो बराबर है किसके, ये आपके सामने आ गया स्क्रीन बेटा कि नहीं, सी की जी। तो ये देखें आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो है वो आप देखें वो 21 आ रहा है, 21 आ रहा है, जो 7 into 3 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर। तो ये आपने दो रूल सीख लिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट बी ए, और दिस इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट बी मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। इस बारे में कोई बात तो नहीं पूछने वाली बेटा, ये प्रूफ हुआ हुआ यहाँ पर जी। अच्छा जी, उसके बाद बेटा आ जाता है डिटर्मिनेंट के ऊपर एक चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। क्या कहते हैं, क्रैमर्स रूल, और वो हम देख लेते हैं। वो डिटर्मिनेंट बेस्ड सॉल्यूशन है। ये देखें ये क्रैमर्स रूल क्या है। अब ये चीज देखें कि इसमें x एक वेरिएबल है, y एक दूसरा वेरिएबल है, और a11 और a12 उनके कोफिशिएंट्स हैं, और b11 भी कोई नंबर है, ठीक है कि नहीं। b11 भी क्या है, कोई नंबर है, ठीक है। अच्छा अब ये चीज देखें कि ये x और ये y हो गया, a11 a12 और b11 और a21 और a22 और b21 हो गई इस तरह से। अब आप इसमें ये चीज देखें कि x को अगर वर्कआउट करना हो तो ये a11 a12 और a21 और a22 यानी जो x y के कोफिशिएंट्स हैं इनसे मिलाकर हम एक डिटर्मिनेंट यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट, और ये देखें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करें, इसे इससे मल्टीप्लाई करें और फिर उससे इसे मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो ये चीज आ जाती है।
ये देखें जहाँ कर्सर मूव करता हुआ आ गया, ये चीज आपके पास आ जाती है, ठीक है कि नहीं। और इसी डिटर्मिनेंट को ऊपर लिख लें, पहला कॉलम इसका एलिमिनेट कर लें। ये कॉलम जिसे मैं ब्लू कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में जिस कॉलम को मैंने ब्लू किया, इसे इसको हटाकर इसकी जगह न्यूमरेटर में आप ये वाला ये जो B1 और B21 थे, ये उठाकर आप B11 इधर पहले कॉलम की जगह भर दें, B11 और B21, और इसे इससे मल्टीप्लाई करें, इसे इससे मल्टीप्लाई करें, और ये चीज आपके पास आ जाती है। इस तरह आप x डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं क्रैमर्स रूल। बिल्कुल इसी तरीके से y के लिए भी यही चीज है कि जब y की बारी आए तो जो x का डिनोमिनेटर मैट्रिक्स था, डिटर्मिनेंट था, वही उठाकर यहाँ लिख लें। इस जगह पर ये देखें, ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A22, और न्यूमरेटर में इसी को लिखना है, लेकिन सेकंड कॉलम डिलीट कर देना है। सेकंड कॉलम की जगह ये पर्पल कलर में जो ये लिखा हुआ है, ये B11 और B21, ये उठाकर डाल देना है, और फिर इस डिटर्मिनेंट को आपने एक्सपैंड करना है, आपके पास आराम से y की वैल्यू आ जाएगी। ये है क्रैमर्स रूल। और ये देखें यहाँ पर आपको इसकी एक वो प्रैक्टिस भी दी गई है, ये आपके सामने है, आप देखें, ठीक है कि नहीं। इसमें नोट करें कि ये 511 जो है, ये जो पर्पल कलर में है, ये दोनों कहाँ कहाँ मूव कर, x के लिए किधर है, y के लिए किधर है, ठीक है। और आप ये नोट करें कि जो ये वाले नंबर है, सॉरी ये वाला जो नंबर जो है यहाँ पर, ये नंबर्स कहाँ हैं, ये नंबर जो जिनको मैंने रेड में टर्न किया है, ये यहाँ मौजूद है। ये देखिए x के साथ आपको पता है कि ये यहाँ नंबर 1 होगा एक, ठीक है कि नहीं, उसको आप यूं ये कर लेते। ये चीज देखिए कि इसका जो डिनोमिनेटर है x के लिए, जो डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में आ रहा है, वो x y के ही कोफिशिएंट्स, और यही नंबर यहाँ पर y के लिए भी आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है कि नहीं। और जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वही डिटर्मिनेंट है, लेकिन x के लिए उसका जो पहला कॉलम है वो पर्पल कलर के जो नंबर है 511, उन्हें पुट कर दिया गया, और y के लिए सेकंड कॉलम में को डिलीट करके उसकी जगह 511 पुट कर दिए, और यूं आप x और y डायरेक्टली वर्कआउट कर सकते। मुझे बताएं, आपने क्रैमर्स रूल के हवाले से कोई बात पूछनी तो नहीं? हेलो जी बेटा, क्रैमर्स रूल के हवाले से कुछ पूछना तो नहीं है? मैं हाजिर हूँ सर। ये भी उसी तरह प्रूव होता है जिस तरह आपने कहा था कि वो डिफरेंट हम फिर कोफिशिएंट्स की जो मूवमेंट्स होती हैं, वो जो मैट्रिक्स की थ्योरी जिस तरह डेवलप होती है, ये भी उसी तरह प्रूव हुआ है। जी बिल्कुल, ये सब चीजें उस तरह बनाई गई हैं। मैंने कहा ना, सारा जो थ्योरी है मैट्रिक्स की और डिटर्मिनेंट्स की, ये सारा कुछ जो है वो उन लोगों ने यही इक्वेशंस को देख देख कर उनको हल कर करके उसमें से ये वर्कआउट किए। खुद से मैट्रिसेस की या डिटर्मिनेंट्स की अपनी कोई वो फिलॉसफी नहीं है। ठीक है ठीक है सर, ऊपर करिएगा थोड़ा। जी जी, अगर आप कहते हैं तो मैं ये एक और नई न्यूमेरिकल एग्जांपल से कर देता हूं, क्योंकि लिखी हुई ऑलरेडी लिखी हुई पर जरा समझ थोड़ी मुश्किल आती है। टीचर जो हाथ से लिख रहा होता है उस वक्त एक्सटेम्पोर वही ठीक, उससे ज्यादा अच्छी समझ आती। कहते हैं तो मैं कर देता हूं इसको। ये नोट्स आपको आज शेयर भी हो चुके हैं 5 बजे के करीब। सर एक दफा कर दो। मैं कर दूं? अच्छा ठीक, मैं कर दूं। ये देखिए 5x, ये स्क्रीन आज स्लो हुई हुई है। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 8, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। ये लें, ठीक है कि नहीं। अब x के लिए आप नोट करें, डिनोमिनेटर में देखें क्या लिख रहा हूं मैं, 5 और 9 और 7 और -2, ये x के लिए लिख रहा हूं। ये देखें ये कौन से नंबर है, ये वाले नंबर नहीं है, यही नंबर लिखे ना यार मैंने, है ना, डिनोमिनेटर। और y के लिए भी यही नंबर लिखे हैं, ये देखें, ये वही नंबर डिनोमिनेटर में लिखे। और इनको जब आप वर्कआउट करेंगे, देखिए -10 -63, और यहां पर भी -10 -63। इसका मतलब ये बात होता है कि डिनोमिनेटर में -73 आ गया, ठीक है।
और अब x का न्यूमरेटर है, x के न्यूमरेटर में जो पहला कॉलम है वो 8 11 यहां आएगा, ठीक है, और बाकी डिटर्मिनेंट उसी तरह रहेगा। ये जो सेकंड कॉलम है ना उसका वो उसी तरह ही यहां लिख दिया जाएगा इस तरह से। आप नोट करें कि ये वही है जो नीचे डिनोमिनेटर के सेकंड कॉलम है, ये सिर्फ आपने x की खातर फर्स्ट कॉलम को चेंज किया, जिनको मैं अभी देखें आपके सामने कलर भी कर रहा हूं कि ये जो पर्पल में चेंज किए गए हैं A8 11 ये यहां पर बेटा इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। अब ये चीज देखें कि इसको ये -16 -77, तो ये कितना बन गया जनाब आपका, ये -93, यानी 93/73 आपका आंसर है इसका, x की वैल्यू। ये ठीक है यार यहां तक कि नहीं? हेलो ठीक है सर। और देखें y के लिए क्या करना है, इसी को दोबारा लिख लें, पहला डिटर्मिनेंट पहला कॉलम वही रखें, सिर्फ सेकंड कॉलम को 7-2 को डिलीट करके उसकी जगह 8 11 डाल दें, ठीक है ना। वो जो पर्पल कलर में नंबर है ना सेकंड को x के लिए फर्स्ट कॉलम, वो न्यूमरेटर में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है, y के लिए जो है सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है, बाकी उसी तरह रहने देना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, देखें इसे इससे मल्टीप्लाई करें, 55 -72 ये क्या बनता है जनाब आपके पास, ये -17 गालिबन है, ये 17/73। ये बेटा आपके पास क्या चीज बन गई, क्या नाम है, y की वैल्यू आ गई। आप बेशक इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देख लें, इसी तरह से यही है। ये आपने क्रैमर्स रूल लगाया, और क्रैमर्स रूल मैंने इसलिए पढ़ा दिया है क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो आप टॉपिक चल रहा है वो डिटर्मिनेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज चल रहा है, वो इसलिए ये चीज जो है मैंने आपको डायरेक्ट बना के दिखाई, ठीक है कि नहीं। इसमें आप देखें कि ये इसमें जो कि प्योरली डिटर्मिनेंट लगा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको ये सोल्यूशन बताया। सर एक क्वेश्चन है। जी जी मैं सुन रहा हूँ। क्रैमर्स रूल जो आपका सिस्टम ऑफ 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, उसमें कोई इसकी है एप्लीकेशन वहां पर? जी जी बिल्कुल। 3 में भी देखें, मैं भी आपके सामने ये नोट्स जो आज नोट्स सेंड हुए हैं उनमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए फर्ज करें कि ये 2x - 3y + 4z = 10, और 3 इधर हम लिख लेते हैं 5x + 7y - 8z, या इसको प्लस कर लें, इसे माइनस कर लें, और फिर यहां पर आप बेशक -6x + 9y + 11z, और इधर रख लें 12, और इधर ले लें 13, ये इस तरह से कर लें। अब आप देखें जो x है, ये x में ऊपर भी एक डिटर्मिनेंट है, 3 × 3 डिटर्मिनेंट, नीचे भी वही डिटर्मिनेंट, ठीक है कि नहीं, नीचे भी एक डिटर्मिनेंट। इसी तरीके से y के लिए भी न्यूमरेटर में भी एक डिटर्मिनेंट है, और डिनोमिनेटर में भी एक डिटर्मिनेंट, और z के लिए भी बेटा क्या है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में डिटर्मिनेंट्स, ठीक है कि नहीं। अच्छा अब आप देखिए कि इसमें कौन सा डी को वो आएगा, नीचे की तरफ आएगा। देखिए मैं कुछ आपके सामने ये देख रहे हैं आप, जो रेड में नंबर हो रहे हैं, ये सारे जो नंबर हैं जी, ये बनाते हैं डिनोमिनेटर का डिटर्मिनेंट। ये इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं, यहां पेस्ट कर दें इसको, फिर इसके यहां पेस्ट कर दें, ये ले। तो सारों के डिनोमिनेटर जो हैं वो एक जैसे हैं, सबके डिनोमिनेटर्स जो हैं उनमें जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ये वही है जो आपने पहले पढ़ा है, ठीक है।
चले यहाँ तक तो समझ आ जाती है कि सबके साथ सेम है और ये वो वाले कोफिशिएंट्स, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब आप ये चीज देखें कि ये पर्पल, अब यहाँ पर आप देखते जाएं, इनके न्यूमरेटर्स में पूछें क्या आ रहा है। इनके न्यूमरेटर्स भी वही डिटर्मिनेंट है, लेकिन थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर मैंने उसको कॉपी, यहाँ पर भी वही डिटर्मिनेंट और यहाँ पर भी ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब करना क्या है आपने, यहाँ पर आप x के लिए, अब x के लिए ये पहला कॉलम सारा डिलीट कर दें, x के लिए सारा कॉलम पहला डिलीट कर दें और इसमें ये जो पर्पल कलर के जो नंबर्स हैं ये इंसर्ट कर दें, 10, 12, 13, और अब आप इसे सॉल्व कर लें। y के लिए आप क्या करें, y के लिए न्यूमरेटर में सेकेंड कॉलम डिलीट कर दें और उसकी जगह ये आप पर्पल कलर के जो नंबर हैं जो उस तरफ राइट हैंड साइड पे जो नंबर आ रहे हैं 10, 12 और 13 वो पुट कर। और z के लिए क्या है बेटा, z के लिए आप ये डिलीट करें इसको, थर्ड कॉलम को, और यहाँ पर भी आप क्या पुट कर दें, 10, 12 और 13। ये है जी क्रैमर्स रूल। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं इसमें, हेलो, इसमें कोई इशू तो नहीं है बेटा? नहीं सर। ठीक, तो ये 3 into 3 का वो है डिटर्मिनेंट, ये 2 into 2, और ये आपने यानी चीजें, और यहां पर आज आपने पहले पढ़ा कि जो एक डिटर्मिनेंट होता है, एक डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक जो डिटर्मिनेंट है वो आप ये चीज देखो कि वो 6 तरीकों से खोल सकता है। और उसके को आप मुझे बताएं, आपको ये बात क्लियर हो गई है कि डिटर्मिनेंट को 6 वेज के जरिए एक्सपैंड किया जा सकता है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं। by you can expand it by first row, you can expand it by second row, and you can expand it by third row. थर्ड रो से जब एक्सपैंड करेंगे तो ये यूं होगा, और हर दफा बेटा सेम जवाब आएगा। ये जो पर्पल में किया ये एक्सपेंशन बाय द थर्ड रो, और अगर आप कहें तो यू कैन एक्सपैंड इट बाय फर्स्ट कॉलम। अगर आप फर्स्ट कॉलम के जरिए इसे एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ये मैं यहां कर देता हूँ, ये जो ब्लैक में कर रहा हूँ राइट साइड पे, ये एक्सपैंडिंग इट बाय फर्स्ट कॉलम। मैं चाहे इसे फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करूं, चाहे सेकंड कॉलम से एक्सपैंड करूं, चाहे थर्ड कॉलम से एक्सपैंड करूं, या फर्स्ट रो से एक्सपैंड करूं, या मैं इसे सेकंड रो से या थर्ड रो से या सेकंड थर्ड, तो सब दफा हर दफा मेरा आंसर जो है वो सेम आएगा। और डिटर्मिनेंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए जो ब्लैक में हुआ हुआ है राइट साइड इस पे जो है ना, ये देखिए ये जो ब्लू में है सारा, ये सारा एक्सपैंडिंग इट बाय द फर्स्ट रो, ये जो ऊपर ब्लू में, और ये जो क्या कहते हैं बल्कि ब्लू में ये सारा, ये ब्लू है जी, एक्सपेंशन बाय द फर्स्ट रो। ये जितना मैंने ब्लू में कर दिया ये है एक्सपेंशन बाय द फर्स्ट रो, और जो इसमें नीचे रेड में हुआ है ये एक्सपेंशन बाय द सेकेंड रो, और जो रेड में हुआ है वो फर्स्ट, जो ब्लैक में हुआ है वो फर्स्ट कॉलम है, और पर्पल के में जो हुआ है वो एक्सपेंशन बाय द थर्ड रो। और आप को फैक्टर्स के जो ये साइंस का हिसाब किताब है वो आप देखें यूं, ये हिसाब किताब है इसकी जो कोफ, ये चीज। मुझे बताएं इसके हवाले से किसी ने कोई बात पूछनी हो जी, कुछ पूछना है तो मैं हाजिर हूं जी। और उसके बाद ये बात आपको जो चीज मैंने बतानी थी वो ये है को फैक्टर्स क्या होते हैं। आप देखें ये एक डिटर्मिनेंट है, ये इस तरह से, इसमें आप मुझे बताएं अगर आपने इसका को फैक्टर निकालना हो A22 का, तो को फैक्टर ऑफ A22 जो है
वो किसके बराबर है, उसको कैपिटल A22 से रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्मॉल A22 वाली रो और स्मॉल A22 वाला कॉलम सारा डिलीट करने के बाद जो चीज बच जाती है वो रह जाएगी, और वो अगर आप देखें तो वो ये नंबर है। ये वाला नंबर उठ के इधर आ जाएगा, ये वाला नंबर उठ के इधर आ जाएगा, ये वाला नंबर उठ के इधर आ जाएगा, और ये वाला नंबर उठ के इधर आ जाएगा, और ये कहलाएगा कोफैक्टर ऑफ A22। और आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जिनको मैं अभी रेड टर्न करने लगा हूं इनके कोफैक्टर्स के साथ नेगेटिव साइन आता है। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट में जो 9 एंट्रीज हैं हर एक का अपना अपना कोफैक्टर है, और जनरली हम उसको कैपिटल लेटर से उसी वही सबस्क्रिप्ट यूज कर देते हैं और कैपिटल कर देते। इस तरह A22 है, यहाँ देखें राइट साइड पे, तो कैपिटल A22 उसका कोफैक्टर बन जाएगा। ये चीज जनाब डेफिनेशन हो गई कोफैक्टर की। अब जब ये जो नोट्स मैंने आज आपकी तरफ भेजे हैं, अब इसमें मैंने आपको काफी सारी इसकी प्रॉपर्टीज लिख के दी हैं, और उसके बाद मैंने एक जो है क्या कहते हैं मुख्तलिफ 3 क्वेश्चंस भी हल किए हैं जिन्हें मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है कि नहीं है, ना ही ये चीजें डिस्कस करूंगा। और उससे पहले देखें मैंने आपको एक डिटर्मिनेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी हैं, यहाँ तकरीबन 6 प्रॉपर्टीज ABCDEFGH G तक, ABCDEFG 7 प्रॉपर्टीज बनती हैं। ये 7 प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी हुई हैं। ये मैंने आपके साथ आज मैं खुद डिस्कस नहीं करूँ, ठीक है। जो नोट्स आज आपको सेंड हुए उसमें ये दी हुई है, ये आपने सारी खुद पढ़नी, और अगर आपको इसमें कोई चीज ना समझ आए तो मैं हाजिर हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है कि नहीं है। कि देखिए अब पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज लें तो उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा बराबर होता है। इस तरह ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है, मैं इन पर अभी फॉर ज्यादा टाइम मैं नहीं लगा सकता। दूसरा ये जो पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अगर ये आपको भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको जब हम डिटेल में ये दोबारा भी आएगा, ये अगले लेक्चरों में पॉइंट नंबर 5 बार बार आएगा, खासतौर पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे। और ये जो पॉइंट नंबर 4 है, ये पॉइंट नंबर 4 पेपर 2 में जाकर बहुत डिटेल से दोबारा आएगा, तो इसलिए पॉइंट नंबर 4 और 5 को मैं जानबूझ के अभी छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। पॉइंट नंबर 4 और 5 को, और इवन 3 को भी। 3 एक बहुत ही प्यारा पॉइंट है ये 3A जो है, लेकिन मैं इसको फिलहाल इसको भी आज नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब है मैंने जो आपको नोट्स भेजे हैं उसमें आपको पॉइंट नंबर 1 लाजमी समझ आना चाहिए। ये देखें पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको ये डेफिनेशन है, पॉइंट नंबर 2 आपको पता होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2 के बाद आगे चलते चले जाएं तो आपको पॉइंट नंबर 3 आना चाहिए, तो हाउ टू एक्सपैंड 3 into 3 डिटर्मिनेंट। ये डिटेल से मैंने बताया, उसमें 6 रोज और 6 कॉलम्स का जिक्र किया है, और ये चलते आगे, ठीक है ना। 3A जो मैंने बात की है वो अगर अभी आपको आप पढ़ लें इसे, मैं इसको फिलहाल खुद डिस्कस नहीं कर रहा, फिलहाल छोड़ के जा रहा हूँ। और इसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 जो है वो वैसे ही उसने आगे आना है, लेकिन दोबारा डिटेल से भी आना है, इसको काफ़ी ज़्यादा, उस पर हम काफ़ी बात करेंगे बाद में। और आगे चलते हैं, और उसके बाद जनाब ये चीज़ देखें कि डिटर्मिनेंट A ये भी जो है क्या कहते हैं, ये सिचुएशन सारी जो हैं 4 की और 3 की, ये सारी जो हैं, और 5 भी, 3 4 5 आप छोड़ सकते हैं फिलहाल। 6 आप खुद पढ़ेंगे। 6 में से अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैंने अभी लेक्चर में आपके सामने जो पॉइंट नंबर 8 है उसे एक्सप्लेन किया है, पॉइंट नंबर 7 को मेंशन किया है, पॉइंट नंबर 8 को एक्सप्लेन किया, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको करके दिखाया है, और उसके बाद ये पॉइंट नंबर 9 भी करके दिखाया मैंने, तो 9 भी मैंने आपको सेपरेट करके दिखाया है, और उसके बाद 10 भी मेंशन किया मैंने आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट, और 11 भी किया। एक्चुअली ये पॉइंट्स 10 और 11 पे खत्म, इससे आगे जो कुछ है वो मैंने अभी दोबारा आपके लिए किया। तो ये चीज है, मैंने क्या बात बताई कि आपको 1 2 3 पता होने चाहिए। 3A 4 और 5 आप ओमिट कर सकते हैं, 6 आपने खुद पढ़ना है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। कोई मसला तो नहीं है ये बात? हेलो जी, यहां तक ठीक है? सर ये क्वेश्चन है, जी जी मैं सुन रहा हूँ। ये जो हम डिटर्मिनेंट्स की स्टडी करते हैं हमारे कोर्स में, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस तक ही है ना?
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरना तो आपको पता है लीनियर अलजेब्रा तो बहुत बड़ा कोर्स है, ना खत्म होने वाला एक मामलात है इसके। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ से हम अपनी जो है आगे जो एक्चुअल हमारा टॉपिक है उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्शन, ठीक है कि नहीं? और रिफ्लेक्शन को हम स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन इनटू डी। रिफ्लेक्शन आपने ओ लेवल में भी पढ़ी हुई है, ठीक है कि नहीं? तो वाए इसको हम पढ़ते हैं और इसके बारे में हम क्वेश्चंस वगैरह करते हैं कुछ इसके। हम अपना एक अलग से रिफ्लेक्शन के हवाले से एक नोट्स बना लेते हैं। जी अच्छा जी, अब आप ये चीज देखें कि मैं आपके सामने यहाँ पर ये एक लाइन बनाता हूँ, ये वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस। मैं इस पे ज्यादा टाइम जाया तो नहीं करना चाहता, लेकिन जाहिर है एक दो दफा तो मुझे साथ साथ करने पड़ेंगी बातें। ये चीज देखें, ये एक पॉइंट, इसको आप कह लें 3-1, ये पॉइंट। अगर आपसे कहा जाए कि इसको रिफ्लेक्ट करें एक्स एक्सिस में, तो आप जानते हैं कि इसका इमेज ये बनेगा 3-1। ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्शन है, ये आपने इसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दिया। अच्छा, आपको पता है हम ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो मैट्रिसेस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। हम कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम उसकी मैट्रिसेस को देखेंगे। आप देखें कि आप ये एक मैट्रिक्स ले लें, ये मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स के साथ ये वाला पॉइंट यहां रखें 3-1। 3-1 जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा और ये जो है ये हमारा इमेज कहलाएगा। तो ये ए जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया A1 पर आफ्टर रिफ्लेक्शन। आप ये मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करें आप देखेंगे कि ये चीज आपके पास आती है, और अगर आप देखें तो ये पॉइंट यही है। इसका मतलब है कि ये वाला मैट्रिक्स करता क्या है? ये रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस का जॉब परफॉर्म करता है। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस करता है ये मैट्रिक्स। आपने ओ लेवल में इससे रिलेटेड इसको पढ़ा होगा, ठीक है कि नहीं? तो ये मैट्रिक्स क्या करता है? रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस करता है। अब बंदा पूछे कि यार मैं इतने ज्यादा मैट्रिसेस तो याद नहीं कर सकता, तो कोई जरूरत नहीं। आप मुझे खुद, अगर आप मुझसे पूछें कि सर आपको ये मैट्रिसेस याद हैं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल याद नहीं, तो फिर मैं कैसे लिख लेता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये होता है कि मैट्रिसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका ये होता है बेटा कि ना आप इस वेक्टर को देखें, ये जो पॉइंट नहीं है 1-0, इसको देखें, ये जो रेड में बनाया गया, और फिर उसके बाद आप इसे देखें, ये जो ब्लू में अभी डार्क ब्लू में आ रहा है, ये वाला 0-1, ये आपके बड़े दो शरारती वेक्टर्स हैं। एक आई, और ये जिसको आप वेक्टर आई कहते हैं, और ये आपका वेक्टर जे है, ठीक है कि ये दोनों बड़े शरारती हैं। आपने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है ना वो इन दोनों पर अप्लाई करें। तो जो मैट्रिक्स आपका बनेगा ना, जो भी आपने मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है, तो उसका जो पहला कॉलम होगा, उसका जो पहला कॉलम होगा वो 1-0 की फाइनल पोजीशन, उसका जो पहला कॉलम होगा वो 1-0 की फाइनल पोजीशन, और उसका जो दूसरा कॉलम होगा वो 0-1 की फाइनल पोजीशन। यानी उसका जो पहला कॉलम है वो 1-0 की फाइनल पोजीशन, और उसका जो दूसरा कॉलम है वो 0-1 की फाइनल पोजीशन। अब आप लोग ये चीज देखो कि 1-0 पर आप रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस परफॉर्म करें, तो जिस तरह आपको पता है कि शीशे के ऊपर मक्खी बैठी हो तो उसका इमेज भी उसके साथ ही होता है, तो इसी तरीके से एक्स एक्सिस पर जो चीज लाए करेगी उसका इमेज भी वही होगा। तो 1-0 जो है वो इनवेरिएंट है, व्हेन इनवेरिएंट होता है कि चेंज ना हो। 1-0 जो है वो 1-0 ही रहेगा जब व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। तो 1-0 की फाइनल पोजीशन आप यहां लिख लें, 1-0 पहले कॉलम, ठीक है। अब 0-1 को देखें आप, इसको आप रिफ्लेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस में, तो ये उठकर यहाँ आ जाएगा 0-1 पे। तो ये आपका जो सेकंड कॉलम है ये 0-1 की जे की फाइनल पोजीशन बनता है, तो ये 0-1 ये बन गया। तो ये मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मैट्रिक्स क्या करता है? ये रिफ्लेक्शन करता है।
ये रिफ्लेक्शन किस में करता है, एक्स एक्सिस में करता है। और ये किसी भी पॉइंट को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसे एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देगा। मुझे बताएं यहां तक कोई इशू तो नहीं है? हेलो जी, ठीक है, ये बड़ी सादी सी बात है, ये आपने ओ लेवल में पढ़ी हुई है। मैं इसी को आगे लेके चलता हूं। सर ऊपर करिएगा एक मिनट। जी ये सर आप वो शेयर और स्ट्रेच वाला समझा दो। मेरे बेटे अभी रिफ्लेक्शन ना, आस्ता आस्ता, अभी तो कहानी शुरू हुई है, ठीक है कि नहीं? अभी कहानी शुरू हुई है, सारी बातें करते हैं, ठीक है। ये था जी रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, ठीक है कि नहीं? शेयर और स्ट्रेच भी आ रहा है अभी, ठीक। अच्छा, अब आगे देखते जाएं आप लोग। ये जनाब आपके पास आ गई, रिफ्लेक्शन हो गई, ठीक है। अब आप ये चीज देखें, आपने अभी पढ़ा है कि ये मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है जो क्या करता है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है कि नहीं? क्या कर देता है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देता है। मैट्रिक्स है कौन सा, 1 0 0 -1, ठीक है कि नहीं? अब फर्ज करेंगे आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, तो ये इसका पॉइंट है ए, ये 1 1 है, और ये कोई इसका पॉइंट है, ये जनाब आप देखें तो 1 2 3 4 5 5 1, और ये इसका पॉइंट है सी, ये है जी 1 3, ठीक है। अब इनको आप देखें, एक ए जो है 1 1 है, बी है 5 1, और सी है जी 1 3। इनको आप यहां लिख लें, आप ऐसे ए को यहां लिख लें 1 1, और बी को यहां लिख लें 5 1, और सी को यहां लिख लें 1 3। और अब आप इसके ऊपर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें, आपके पास कुछ ये वाले मामला आएंगे, ये वाले, ठीक है। इसको मैं यहां लिख लेता हूं साइड पे, 1 -1 5 -1 1 -3, ये इस तरह से आगे, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। अब इसे मैं प्लॉट करता हूं। ये जो चीज है ये ए का इमेज है, ये क्या है, ये बी का इमेज है, और ये क्या है, ये सी का इमेज है। अब इनको आप प्लॉट करें यहाँ पर, तो ये 1 ए डैश आ गया यहाँ, बी डैश जो है वो यहाँ आ गया 5 -1, और सी डैश जो है वो बेटा वो यहाँ आ गया 1 -3। और फिर आप ये चीज देखें, आप इसको इस तरह से प्लॉट करें, ये यूं, तो आप देखें कि ये ट्रायंगल क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और इस क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ने क्या किया है, इसने ये वाला जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स ने किया क्या है, इस मैट्रिक्स ने रिफ्लेक्शन की है एक्स एक्सिस में। अच्छा, अब एक बड़ी गौर से बात आपने सुननी। देखिए, चूंकि आप फर्दर मैथ पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई ओ लेवल की चीज भी आपको पढ़ाई जाएगी तो वो प्योरली ओ लेवल की हद तक नहीं रहेगी, उसमें आपके जो देखने की ऐनक है उसको, वो काफी बड़ी ऐनक है आपकी, यानी अब आप उसको जरा ज्यादा एक लेवल पर आप उसको देखेंगे। अब ये चीज देखें कि इसका एरिया कितना है, ये ऑब्जेक्ट है एक, जिसको आप, ये ट्रायंगल आपका ऑब्जेक्ट, इसका एरिया कितना है, आप देखें 1/2 इंटू 4 इंटू 2, तो ये 4 यूनिट्स इसका एरिया होगा, ठीक है कि नहीं? और ये जो इमेज, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया भी आप देखें 1/2 इंटू 4 इंटू 2, 4 यूनिट्स होगी, ठीक है कि दोनों का एक का। तो अब देखें, जो एरिया ऑफ इमेज है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो कितना है। यहां पर AOI जो लिखा है, ये एरिया ऑफ इमेज है, ये क्या है, ये एरिया ऑफ इमेज है। ये AO क्या है, ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो आप देखिए, वो दोनों का 4/4 इज इक्वल टू 1, ये दोनों का क्या है जी, 4/4 इज इक्वल टू 1। और ये 1 है क्या, ये उस डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है
उसका डिटर्मिनेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी डिटर्मिनेंट निकालें और उसका साइन उड़ा दें। अब देखें जो मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन था वो आपका ये था, इसका डिटर्मिनेंट आप वर्कआउट करें तो क्या बनता है 1 0 0 -1, इसका डिटर्मिनेंट है -1, और उस डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, यानी उस डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड यानी उसको उसका नेगेटिव साइन रिमूव करके देखें तो वो +1। इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है 2D में, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिस मैट्रिक्स को आप यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और आप यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, अभी फिलहाल आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट निकाल लें। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया, उसका नेगेटिव साइन रिमूव कर दें मॉडुलस लेकर उसके साथ, तो नेगेटिव साइन उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये बराबर है किसके, एरिया ऑफ इमेज फिगर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट फिगर। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? हेलो, ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, इसे इंतहाई ध्यान से सुनना। मैट्रिसेस जो है ना, वो मैट्रिसेस और स्टैटिस्टिक्स ये दोनों देखने बड़े आसान होते हैं और बड़ी मर्ज जल्दी समझ आ जाते हैं, लेकिन फिर यही सबसे ज्यादा तंग भी करते हैं। बंदे को बड़ा बारीक बीन होना चाहिए इन्हें डील करने। जी मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है इसमें बेटे? ये जो बात मैंने कही है समझ आई है आपको कि नहीं? हेलो जी से क्लियर है। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है सर, ये फॉर्मूला हर मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अप्लाई करता जी, है? बिल्कुल। इवन इसको आप 3D में ले जाएं, जब आप इसे 3D में लेके जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ इमेज ओवर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये उसके बराबर रहेगा, ठीक है। और फिर जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो वो, अगर आप देखेंगे जो मैं पिछले नोट्स मैंने भेजे हैं उसमें मैंने वो कोलैप्सिंग की बातें की हैं, वो मैं दोबारा भी करूंगा ताकि वो बातें पक्की ज़हन नशीन हो जाए, ठीक है कि नहीं। अब बहरहाल हम आगे चलते हैं, रिफ्लेक्शन की ही बात कर रहे थे हम लोग। अगर आपसे ये कहा जाए कि वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करें, फिर आप देखें इसको 1 0 को और 0 1 को देखें, ये बड़े शरारती पॉइंट्स हैं, इन्हीं को देखना है हमेशा। अब ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है कि नहीं, तो 1 0 को जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं वाई एक्सिस में तो वो चला जाता है -1 0 पे, तो ये पॉइंट आपका बन गया, यहां पर आ गया -1 0 ये, और 0 1 को आप वाई एक्सिस में जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो 0 1 की रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में इनवेरिएंट, तो ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन वाई एक्सिस वो बाय रिफ्लेक्शन पर्सपेक्टिव से वो सारे इनवेरिएंट, वो 0 1 यहां आ जाएगा इस तरह से, ठीक है कि नहीं। तो ये वो मैट्रिक्स है जो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है चीजों को वाई एक्सिस में, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये चीज देखें यहां पर, ये चीज देखें, इसमें क्या हो रहा है, ये 1 0 है, ये 0.10। अब 1 0 जो है ये मैट्रिक्स यूं बन गया इस तरह से, और 0 1 ये हो गया। मैंने कहा ना ये दोनों शरारती पॉइंट्स हैं, इन्हीं के हमने पीछे पड़ना है। ये लाइन है y इज इक्वल टू x। अब अगर आप 1 0 को रिफ्लेक्ट करें लाइन y इज इक्वल टू x में, तो ये इधर चला जाएगा, i j बन जाएगा और j i बन जाएगा। तो 1 0 की फाइनल पोजीशन व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड इन लाइन y इज इक्वल टू x, इट्स 0 1, और 0 1 की फाइनल पोजीशन व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इज इक्वल टू x इज 1 0। अब ये वाला मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन इन लाइन y इज इक्वल टू x। ये ऐसा मैट्रिक्स है
जो किसी भी चीज को वाई एक्सिस इस किस में रिफ्लेक्ट कर देता है, लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं अभी आपके सामने एक छोटा सा इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देता हूँ। फर्ज करें कि हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं और वो हमारी ट्रायंगल ये ट्रायंगल। अब इसको रेड के बजाय हम थोड़ा सा ना जरा डिम सा कलर कर देते हैं इसको, ताकि ये हमारे मेन उस चीज़ों को डिस्ट्रॉय ना कर, खराब ना करे। ये ट्रायंगल एक डिम से कलर में हमने इसको कर दी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 और फिर इसका कोऑर्डिनेट है 3 1। इसका ये वाला कोऑर्डिनेट उठाकर मैंने यहाँ रख दिया, इसका ये वाला कोऑर्डिनेट उठा के मैंने यहाँ रख दिया, और इसका ये वाला कोऑर्डिनेट मैं अभी यहाँ रख रहा हूँ, वो है जी 2 3 ये। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 3 और 2 3 2। ठीक है कि नहीं? अब जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो क्या होगा जी? अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करें। 1 2 कहाँ है जनाब? 1 2 इज समवेयर ओवर हियर, और 1 3 कहाँ है? यहाँ पर है, और 3 2 कहाँ है? वो यहाँ पर है। आप खुद देखें कि वो ट्रायंगल अब रिफ्लेक्ट होकर यूं होगा। ठीक है कि नहीं? तो ये चीजें हैं, आप देखें रिफ्लेक्ट हुई है कि नहीं हुई। उसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो मैंने वेवी कर दिया है, वो यहाँ चला गया। ठीक है कि नहीं? और उसके सारे पॉइंट्स रिफ्लेक्ट हो गए किस में? लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। वैसे बाज लोग जनरली भी याद रखते हैं कि ए बी, जब ए बी को रिफ्लेक्ट करें लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स में, तो वो बी ए बन जाती है। बेटा ये छोटी छोटी चीजें जुबानी याद रखने से काफी फर्क पड़ता है। तो ये था जी रिफ्लेक्शन इन लाइन y इज इक्वल टू x। पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। और हम कोई भी रिफ्लेक्शन डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, हम सारों को उनके मैट्रिसेस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर है हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब आगे चीज देखें। अच्छा जी, आगे चीज जो बात करते हैं वो क्या है? वो ये है कि लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स को देखें जरा। लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स भी बड़ी जबरदस्त लाइन है। अब देखें इसमें ये 0.10 को रिफ्लेक्ट करें तो ये उठ के किधर चला जाएगा? ये 0 -1 पे चला जाएगा। तो इसका मतलब है पहला कॉलम मैंने कहा था 1 0 की फाइनल पोजीशन होती है, वो 0 -1 हो गया। और 1 0 1 किधर है? ये जे जो है ये उठ के कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा -1 0 पे। तो इसका मतलब 0 1 की फाइनल पोजीशन हो जाएगी -1 0। अब आप ये चीज देखो कि ये वो मैट्रिक्स है जो रिफ्लेक्ट कर देता है चीजों को किस में? लाइन y इज इक्वल टू x में रिफ्लेक्ट कर देता है। आपने रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस पढ़ा, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस पढ़ा, रिफ्लेक्शन इन लाइन y इज इक्वल टू x पढ़ा, रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू -x पढ़ दी। ठीक है कि नहीं? अब अगली चीज देखें, अगली बात जो हम करने लगे हैं वो क्या है? रिफ्लेक्शन इन द पॉइंट ओरिजिन अगर देखें फिर क्या होगा? ये चीज देखिए, ये इस तरह से ये आपके सामने मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाए हैं। स्क्रीन के डिले होने की वजह से अभी तक सामने नहीं आए, कम से कम मेरी दूसरी स्क्रीन के ऊपर तो अभी तक नहीं आए। आपको नजर आ रहे हैं एक्स और वाई एक्सेस अभी तक? हेलो, अभी तक नहीं आया सर। अब आ गए। ठीक है, अब आ गया। इसका मतलब जितना मेरे ऊपर डिले होता है उतना आपका भी होता है। अब आप मुझे बताएं कि इफ वी हम के जी वी वांट टू रिफ्लेक्ट इन ओरिजिन, वी वांट टू रिफ्लेक्ट थिंग्स इन ओरिजिन, यानी हम एक पॉइंट के थ्रू रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। आप खुद देखें कि 1 0 को जब ओरिजिन से रिफ्लेक्ट किया जाए तो ये किधर चला जाएगा? -1 0। और 0 1 को जब रिफ्लेक्ट किया जाए ओरिजिन के थ्रू तो ये 0 -1 बन जाएगा। तो आपका मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा? -1 0। और जब 0 1 का करें तो 0 -1 इस तरह से।
ठीक है। अब ये क्या है, ये मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जो क्या करता है, जो ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, अब आप एक और बात सुने। फर्ज करें आपके पास एक पॉइंट था, ठीक है कि नहीं, फर्ज करें ये पॉइंट आपका 3, 1, ठीक है। आपने इसको पहले रिफ्लेक्ट किया एक्स एक्सिस में, रिफ्लेक्ट किया एक्स एक्सिस में, तो ये 3 - 1 हो गया। और फिर आपने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया लाइन y इज इक्वल टू -x, इसमें रिफ्लेक्ट कर दिया लाइन y इज इक्वल टू -x। तो दो ये उठकर और इधर चला गया, और अब ये बन गया है जी 1 - 3 बन गया। तो दो आपने इस पर ऑपरेशंस परफॉर्म किए। पहले आपने इसको रिफ्लेक्ट किया आपने ट्रांसफॉर्म किया, इसे एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन किया आपने इसकी। पहली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन थी, आपने ऐसे एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट, आर एक्स कह देते हैं इसे। आपने पहले क्या किया कि आपने रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस की, और फिर आपने रिफ्लेक्शन जो बाद में होती है उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। आपने लाइन y इज इक्वल टू -x में से रिफ्लेक्ट, बेटा जो रिफ्लेक्शन बाद में ऑर्डर में बाद में आती है उसे लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, या हमारा नॉर्मल राइटिंग ऑर्डर है इंग्लिश का उसमें पहले लिखते हैं। तो रिफ्लेक्शन इन y इज इक्वल टू -x वाला जो है वो मैट्रिक्स यहां लिख लें, और ये वो मैट्रिक्स है जो रिफ्लेक्ट करता है y इज इक्वल टू -x में, और x एक्सिस में जो रिफ्लेक्ट करता है वो ये मैट्रिक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, तो वो मैट्रिक्स आ जाता है जो इकट्ठा ये दोनों काम कर देगा, जो इकट्ठा इस पॉइंट को 3, 1 को उठाएगा और उठाकर 1 - 3 पर ले आएगा। ठीक है ना, इकट्ठा ऐसा काम कर देगा। तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये देखें ये क्या बनेगा जी 0, फिर ये हो जाएगा 1, और फिर ये चीज -1, और फिर जब ये चीज उससे मल्टीप्लाई होगी तो 0। अब ये वो मैट्रिक्स है जो ये काम दोनों कर देता है, इकट्ठे मिला के कर देता है। मतलब अब आप देखें यहाँ 3, 1 को रखें, तो 3, 1 का जो आंसर आएगा 1 और -3, तो देखें ये वही पॉइंट नहीं है जो यहाँ आया। इसका मतलब है कि दो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने की और दोनों के मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई किया, तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा वो होगा जो वो दोनों काम इकट्ठे कर देगा। और इसमें जो मल्टीप्लाई करने का तरीका ही होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन 1 अगर आपने पहले की है और ट्रांसफॉर्मेशन 2 बाद में की है, तो जो बाद में की है उसे लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और जो उसका मैट्रिक्स है वो इधर आएगा जो ऑर्डर बाद में आई, और जो पहले हुई है वो यहाँ आएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पॉइंट आएगा, और फिर उससे फिर ये इमेज CD बन जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था, यहाँ पर हम इसे ख़त्म करते हैं, और मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग